लुसेंट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, क्वेश्चन 100 देखेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग एक्सरसाइज नंबर 3। चलिए, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा क्रोमर ने दिया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से कहता है कि कौन मुद्रा का काम नहीं है, यानी कि मूल्य का मापन है, मूल्य का संचयन है, मूल्य का हस्तांतरण है और स्थिरीकरण नहीं है। आगे है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह कहता है गर्म मुद्रा, यानी कि हॉट मुद्रा। हवाला क्या है? एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। आगे है, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। सॉफ्ट करेंसी क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। अब आगे है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है क्या है? सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? मतलब आय का निम्न स्तर, ब्याज की कम दर स्तर, बचत पर निम्न दर स्तर, यही होगा, ब्याज पर निम्न दर स्तर। आगे है, अब आगे कि जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है, देशांतरण की प्रवृत्ति हो, उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा के। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। अब आगे जानते हैं। आगे है कि किन देशों की मुद्राएं प्रायः हार्ड करेंसी है? तो विकसित देशों की। आगे है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं हम सुलभ मुद्रा। आगे, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? रुपया है। कहते हैं सही कथन चयन कीजिए। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी होती है। सही है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक हो जाता है उसको हार्ड करेंसी कहते हैं। सही है। वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। सही है। आगे, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक सस्ती मतलब अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। सही है, यानी कि सभी सही। अब आगे है आपका सिर्फ 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत। अब आगे कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चयनित कीजिए। मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु मुद्रा की कीमतों में वृद्धि बिंदु आधार पर, यही सही है। अब आगे कि कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का पलायन, मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अब आगे है, अब आगे कि अर्थव्यवस्था में वैसी कहता है कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है स्टैगफ्लेशन कहलाती है। मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया जो है मुद्रा स्फीति है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? मुद्रास्फीति। कहते हैं वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार की। लाभ होता है ऋणी। मुद्रास्फीति से लाभित होता है ऋणी। अब आगे, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब आगे है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो आप बचत पर बजट करके, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करके और सरकारी व्यय में कटौती करके। आगे के कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज दर में कमी। आगे, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक पर। अब आगे है,
आगे कि मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष में प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। अब आगे कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1 है। किस संघटक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M3 को। आगे चलते हैं। मुद्रा आपूर्ति की मांग M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? डाक खानों की मांग जमा। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की। स्टैगफ्लेशन की स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगार की उच्च दर की एक साथ उत्मीर्ण को क्या कहते हैं? तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक पर। आर्थिक विकास समर्था किस युग में होता है? स्थिति के साथ। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्राचीनतम माप है? थोक मूल्य सूचकांक। अब आगे है कि किस अर्थव्यवस्था में समान मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को किसी अर्थव्यवस्था में समान मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। किस घाटे में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में योगदान अधिक है? तो वह है आपका मुद्रा का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, इनमें सभी। अब है देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जा सकता है? RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में, RBI के स्वर्ण भंडार में, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीय में। सही है। आगे है भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के रूप से। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च होता है पेट्रोलियम पर, तेल खर्च पर। आगे चलते हैं। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? वह आय जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ। अब आगे अवमूल्य शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य में को घट जाना। अब आगे है निम्नलिखित में कौन कथन सही है? आगे अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, अवमूल्य से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, दोनों सही है। आगे है अवमूल्य का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। अब आगे है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्य। मुद्रा के अवमूल्य के फलस्वरूप होता है निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकोचन और आयात स्थानपति का प्रसार। अब तक भारतीय रुपये का कितना बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। भारत में रुपये का अवमूल्य पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्य किस वर्ष हुआ था? 1991 में। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? 1991 में। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ 20%। आगे कि किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991-92 में। आगे है कि भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तन बनाया गया था 1993-94 में। रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन का घोषित किया गया था 19 अगस्त 1994 को। वर्तमान में भारत के रुपये की पूर्ण परिवर्तन लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। कौन बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का बैंक RBI है। बैंक की नई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस जो है आपका RBI द्वारा दिए जाते हैं। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 में। आगे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है निर्यात
निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं, जनता से जमा स्वीकार करना। आगे चलते हैं। भारत में कौन सा बैंक मुद्रण मतलब नोट छापता है? आरबीआई। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का प्रतीक्षक भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। भारत में सिक्के को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। भारत में केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य व्यापार बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। आगे कि किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? रिजर्व बैंक में। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। आगे भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। यह शीर्ष बैंक है, सही है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, सही है। यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, ये सही है। यह व्यापार घरानों की ऋण प्रदान करता है, ये गलत है। आगे चलते हैं। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च तक। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन के पास हर समय कम से कम कितना मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंक संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आगे भारतीय रिजर्व बैंक की खुली बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। अब आगे है आपका 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। 10 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर के। ठीक। भारत में 50 रुपये में आरबीआई गवर्नर एक होता है। भारतीय करेंसी नोट के पीछे भाग पर कितनी भाषाएं हैं? 15 भाषाएं। आगे कि 2000 के भारतीय नोट पर छापा मंगलयान क्या दर्शाता है? अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। अब आगे है हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया था? हम्पी का पत्थर के बना रथ। आगे नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान चित्रित है? 2000। रानी की बाग की आकृति निम्नलिखित में किस करेंसी नोट पर जमा 100 के नोट पर। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जा रहा 100 के नए नोट पर निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल का चित्रित प्रकाशित किया गया है? रानी की बाग व पाटन, गुजरात। अब आगे भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग नोट प्रेस है दावोस में। बस आज 100 तक।